हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अरुण। मैं इस वीडियो में बात करना चाहूँगा जो मैंने पहले बात करी थी पिछली वीडियो में, जो फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड थी। उसमें क्या था कि हमको अपने 20s में कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए। अगर हम पे एक अच्छा खासा अमाउंट आने लगा है, इनकी हमारी जॉब वगैरह लग गई है, तो हमको कहाँ पैसे इन्वेस्ट करना चाहिए। तो ये कुछ ऑप्शन है जहाँ हम इन्वेस्टिंग कर सकते हैं, और काफ़ी सारे और भी टूल्स हैं, पर मैं फिलहाल इनके बारे में बताता हूँ। जैसे कि रियल एस्टेट में पैसा लग सकता है, पर रियल एस्टेट के लिए हमारे पास इतना कॉर्पस नहीं है। जो नए कमाना जिन्होंने शुरू करा है, इतना कॉर्पस नहीं है कि हम रियल एस्टेट में पैसा लगा सकें, क्योंकि वहाँ पर मिनिमम रिक्वायरमेंट ही 20 से 25 लाख रुपये होती है। गोल्ड में भी ऐसी है, क्योंकि वहाँ पे भी अगर आप अच्छी कोई भी अगर आइटम बनवाने जा रहे हैं गोल्ड का, तो वहाँ पे भी कम से कम 1 लाख रुपए की जरूरत आपको पड़ेगी। तो वहाँ पे भी थोड़ा नहीं होगा। इन्वेस्टिंग के लिए बता रहा हूँ, ठीक है ना। वैसे भी गोल्ड में मैं इन्वेस्टिंग नहीं मानता। फिक्स डिपॉजिट में क्या है कि अगर मुझे ध्यान नहीं है कि बैंक में फिलहाल रेट क्या चल रहा है, 5 से 6% वहाँ पे रिटर्न मिलता है बैंक से FD पर। अब ये बताइए, इन्फ्लेशन 5 से 6% बढ़ रहा है, तो हमको हमारे पैसे पे जो पैसा बना उसकी जो वैल्यू होगी आने वाले समय में वो उतनी होगी जितनी वो पहले थी। यानी कि मान लीजिए मैं 100 रुपये इन्वेस्ट करता हूँ फिक्स डिपॉजिट के अंदर, एक एग्जांपल ले रहा हूँ मैं, 100 रुपये इन्वेस्ट करता हूँ FD के अंदर। अब वहाँ पे मेरे को जनरेट हो गया 6% रिटर्न, ठीक है ना। अगले साल 6% से महंगाई भी बढ़ गई है, तो वहाँ पे क्या होगा कि 6% जो महंगाई बढ़ गई है, तो मेरे पैसे की कीमत उतनी हुई जितनी वो पास्ट में थी। फ्यूचर में भी उतनी है और पास्ट में भी उतनी थी। तो यहाँ पे भी मैं नहीं बताऊँ, सही नहीं है कि इस तरीके से फिक्स डिपॉजिट मान के चलो हमें यहाँ पे इन्वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि पैसे की वैल्यू उतनी होती है। और स्टॉक मार्केट, अब स्टॉक मार्केट एक अच्छा टूल है, क्योंकि यहाँ पे कम पैसा भी इन्वेस्ट करा जा सकता है म्यूचुअल फंड के द्वारा। जो अब इस वीडियो में म्यूचुअल फंड के बारे में ही बात होगी ज़्यादा, है ना। तो आप 500 रुपये से इन्वेस्ट करना शुरू कर सकते हैं, ठीक है ना। और अच्छी, क्योंकि हमें इन्वेस्ट क्यों करना चाहिए, सबसे पहला क्वेश्चन ये भी आता है। इन्वेस्ट हमें इस वजह से करना चाहिए ताकि हम जो इन्फ्लेशन है उसको बीट कर सकें, उससे ज़्यादा रिटर्न हम जनरेट कर सकें, और अपने कॉर्पस को अच्छा खासा कॉर्पस बना सकें, यानी कि अपनी वेल्थ क्रिएट कर सकें। जो भी हमारा गोल है, चाहे वो मैरिज हो, चाहे वो एजुकेशन हो, चाहे वो कार खरीदनी हो या फिर घर बनवाना हो, तो उसको लेकर ध्यान में लेकर हमको इन्वेस्टिंग करनी चाहिए। तो स्टॉक मार्केट के अंदर भी इन्वेस्टिंग ठीक है अगर आप लॉन्ग टर्म होराइजन के लिए जाते हैं। लोग बाग कहते हैं कि स्टॉक मार्केट में पैसा लगाना गलत है। हाँ, बिल्कुल गलत है। अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए सोच रहे हैं, अगर आप सोच रहे हैं कि मैं 2 या 3 साल में अच्छा से अमाउंट जनरेट कर लूँगा, तो ऐसा नहीं हो सकता। क्योंकि हो सकता है कि 2-3 साल के अंदर आपकी जो कैपिटल है, जो आपने इन्वेस्ट करा है, उसमें से भी अमाउंट डिडक्ट हो जाए। मान लीजिए आपने 1 लाख रुपये लगाया, ऐसा भी हो सकता है वो 1 लाख रुपये की कीमत 80,000 रुपये रह जाए। पर शॉर्ट टर्म में अगर आप लॉन्ग टर्म होराइजन लेकर चलते हैं, तो आप अच्छा प्रॉफिट बनाएंगे। और अच्छी FD से तो काफ़ी बेहतर, और मैं बोलता हूँ कि इन्फ्लेशन से काफ़ी अच्छा आप कॉर्पस जनरेट कर पाएंगे, इन्फ्लेशन के रिटर्न को भी बीट कर पाएंगे आप स्टॉक मार्केट के जरिए। तो मैं बताऊंगा कि आप स्टॉक मार्केट में किस तरीके से इन्वेस्ट कर सकते हैं और कहाँ का इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए 2 तरीके हैं हमारे पास। या तो डायरेक्ट किसी कंपनी का स्टॉक खरीद सकते हैं, या शेयर खरीद सकते हैं, या फिर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब पहले तो यही समझना होगा कि हमें म्यूचुअल फंड में या फिर किसी कंपनी में शेयर खरीदना है, तो हम कैसे खरीदेंगे। तो उसके लिए हमें डीमैट अकाउंट हमारे पास कंपलसरी होना चाहिए। डीमैट अकाउंट यानी कि डीमैटेरियलाइज अकाउंट। उसके अंदर आपके शेयर्स पड़े होते हैं, या फिर आपका जो म्यूचुअल फंड की यूनिट्स है वो होती हैं। तो मैं प्रेफर करूँगा कि आप बैंक के पास अपना डीमैट अकाउंट ना खुलवाएं। आप डिस्काउंट ब्रोकर आए काफ़ी ज़्यादा, जीरोधा, आप स्टॉक ग्रुप, और आपका एंजल ब्रोकिंग, और आपका शेर खान, काफ़ी सारे हैं। आप किसी के पास भी खुलवा सकते हैं। आप मेरे को मैसेज कर सकते हैं कि मेरा किसके पास है, मैं बता सकता हूँ। तो एक भी तो मैं दूर करता हूँ। लोग सोचते हैं कि स्टॉक मार्केट के अंदर म्यूचुअल फंड के अंदर हम पैसा लगाएंगे तो हमारा पैसा डूब तो नहीं जाएगा सारा। देखिए, जैसे कि इंडिया के अंदर बैंक जितने भी हैं उनको रेगुलेट करता है RBI। उनकी गाइडलाइन के हिसाब से सारे बैंक काम करते हैं, RBI गाइडलाइन के हिसाब से। ऐसे ही जितने भी ये म्यूचुअल फंड हाउसेज हैं, इनको बोलते हैं AMC, एसेट मैनेजमेंट कंपनी। ये क्या करती हैं, आपके बिहाफ पर पैसा लगाती है मार्केट के अंदर। तो ये भी रेगुलेटेड है SEBI के द्वारा, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। तो यहाँ पे भी आपका पैसा सेफ है। एक हाइपोथेटिकल, अगर मैं एक एजम्पशन मान के चलता हूँ कि अगर इंडिया की सारी कंपनियां बंद हो जाती हैं, तो उस वे में आपका पैसा सारा खत्म हो सकता है। पर ऐसा पॉसिबल नहीं, क्योंकि आपका पैसा कोई आपने फंड अगर चूज करा है, तो 50 से 60 कंपनियों के अंदर आपका पैसा लगेगा कम से कम। 50-60 कंपनियों के, उनमें से मान लो 1 या 2 कंपनी बंद भी होगी, तो बाकी ये कंपनी आपको है ना, आपको स्टेबिलिटी देने के लिए वो ग्रो करेंगे, तो आपका पैसा भी वहाँ के अंदर ग्रो होगा। तो ये है, तो पैसे इसके अंदर सेफ है, कोई ज़्यादा डरने वाली बात नहीं है। लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप सोच के चलते हैं, तो म्यूचुअल फंड एक अच्छा ऑप्शन है इन्वेस्टिंग के लिए। शेयर्स के लिए मैं किसी और वीडियो में बात करूँगा कि वो पूरा एक एनालिसिस करना होता है किसी पर्टिकुलर शेयर को खरीदने के लिए। ये नहीं कोई भी कंपनी का शेयर खरीद लिया, तो ठीक है ना। तो म्यूचुअल फंड में भी अगर इन्वेस्ट करेंगे तो 2 तरीके होते हैं इन्वेस्ट करने के, या तो SIP या लमसम।
SIP होता है कि सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। अगर हमारे पास ज़्यादा कैपिटल नहीं है तो हम हर महीने 500 रुपये से शुरुआत कर सकते हैं कि 500 रुपये महीना हम डाल के अपना पोर्टफोलियो जनरेट कर सकें, है ना। और मैं आपको अगर दिखाना चाहूँगी कि कैलकुलेशन के हिसाब से ये 2 तरीके से आप इन्वेस्ट कर सकते हैं म्यूचुअल फंड के अंदर। अब लमसम में क्या होता है, लमसम में अगर आपके पास अच्छा खासा पर्पस है, एक बार आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं और बैठना चाहते हैं शांति से, तो आप लमसम के अंदर जा सकते हैं। जैसे आपके पास 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख है, तो आप एक साथ लगा दीजिए इन पैसों को अलग अलग फंड्स के अंदर और शांति से बैठ जाइए। और आपके पास पर्पस ज़्यादा नहीं है, आपकी नई नई नौकरी लगी है, कुछ भी हुआ है, तो आप धीरे धीरे, मैं नौकरी भी नहीं कह सकता, अगर आप अभी नौकरी भी नहीं करते, घर से आपको पॉकेट मनी तो मिलती होगी ना, तो आप ऐसे भी नहीं कि 500 रुपये बचा सके अपने लिए, तो 500 रुपये SIP के द्वारा म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब जैसे कि मैं आपको रिटर्न दिखाऊँ, अगर पॉसिबल हुआ तो मैं आपको स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी दिखाऊँगा कि किस तरीके से आप पैसा यहाँ पे बना सकते हैं। काफ़ी सारे टूल्स हैं, आप वैल्यू सर्च पे जाएंगे या मनी कंट्रोल पे जाएंगे तो आप देख सकते हैं किस म्यूचुअल फंड ने अपने पार्ट्स में कितना जनरेट करा है, मतलब कितने % से उसका यूनिट्स जनरेट, उसका NAV जनरेट हुआ है, यानी कि NAV कितने यूनिट से, मतलब कितने % से उसका बढ़ा है। तो आप चेक कर सकते हैं किसी भी वेबसाइट पे जाकर, जैसे कि मनी कंट्रोल हो गया, वैल्यू रिसर्च हो गया, या टिकर टेप हो गया, टिकर फाइनोलॉजी हो गया, कहीं से भी देख सकते हैं आप। तो मैं आपको दिखा रहा हूँ, अगर आप 500 रुपये महीना डालते हैं 20 साल तक और 13% का मार्केट से एक्सपेक्ट करते हैं कि रिटर्न आना है, तो आपका जो इन्वेस्टेड अमाउंट होगा वो होगा 1,20,000 रुपये, यानी कि आप 1,20,000 जमा करोगे 20 साल के अंदर, तो आपके टोटल जो अमाउंट होगा विद इंक्लूडेड योर वेल्थ, तो आपका वो टोटल अमाउंट बैठेगा 5,70,000 रुपये के आसपास, है ना। तो 5,72,760 रुपये, ये 500 रुपये का मैंने बताया है। अगर मैं इसी को 1,000 रुपये कर देता हूँ, तो मगर इसको 1,000 रुपये करता हूँ, तो आपका टोटल अमाउंट बैठता है इसके अंदर, जो आपने इन्वेस्ट किया है वो होगा 2,40,000 रुपये, ठीक है ना। पहले 1,20,000 का था, अब 2,40,000 कराएं, तो मेरा टोटल अमाउंट यहाँ पे बैठ गया 11,45,000 के आसपास। हाँ, तो लगभग अच्छा खासा आप जनरेट कर सकते हैं। वो अगर आपकी इनकम बढ़ रही है तो आप परसेंटेज के हिसाब से अपना इन्वेस्टमेंट अमाउंट भी बढ़ा सकते हैं हर महीने या फिर साल दर साल, तो आप अच्छा खासा अमाउंट जनरेट कर लेंगे म्यूचुअल फंड्स के द्वारा। तो मैं बोलना चाहूँगा कि आप इन्वेस्टिंग जरूर शुरू करिए, क्योंकि इन्वेस्टिंग ही एक ऐसा तरीका है, हम अपने जो कह सकते हैं कि नीड्स हैं, जो आप चाहते हैं कि हम अच्छा खासा पर्पस हमारे पास, तो उससे पूरी हो सकती हैं। तो आप इन्वेस्टिंग जरूर शुरू करिए SIP के द्वारा, ठीक है ना। मैं आपको बताऊंगी क्या क्या गोल हमारे हो सकते हैं और किससे कौन सा फंड किस तरीके से आपको बेनिफिशियल लगेगा आपके रिस्क एपिटाइट बिहेवियर के हिसाब से। अगर आप 20 से लेकर 30 की एज के अंदर है तो आप हाई रिस्क वाले फंड की तरफ जा सकते हैं, क्योंकि आपके पास काफ़ी समय है उससे रिकवर होने के लिए। तो मैं बताना चाहूँगा जो म्यूचुअल फंड होते हैं वो कितने तरीके के होते हैं और क्या क्या होता है म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड बेसिकली 3 तरीके के होते हैं, पहले तो डेट फंड, इक्विटी फंड और हाइब्रिड फंड, और एक सेक्टरल फंड भी होते हैं, वो इक्विटी के अंदर ही आते हैं। तो डेट फंड में एक तो लिक्विड फंड होता है। लिक्विड फंड वो होते हैं जिनका टाइम होराइजन 1 दिन से ज़्यादा और 6 महीने से कम, अल्ट्रा शॉर्ट ड्यूरेशन यानी कि 6 महीने। तो मतलब इसको मैं ज़रा डीपली बताऊंगा, आप देख सकते हैं कि लिक्विड फंड्स, अल्ट्रा शॉर्ट ड्यूरेशन फंड, लो ड्यूरेशन फंड, शॉर्ट टर्म फंड्स, मिड टर्म फंड्स और गिल्ड फंड्स। डेट फंड होता है वो जो आपका, आपने जो डेट फंड में पैसा लगता है वो होता है कि आपका पैसा गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ के अंदर लगेगा, गवर्नमेंट डिबेंचर्स के अंदर लगेगा, जो डिबेंचर्स बॉन्ड्स होते हैं और मनी इंस्ट्रूमेंट्स जो होते हैं उनके अंदर आपका पैसा लगता है। यानी कि एक तरीके से सेफेस्ट तरीका माना जाता है। जैसे कि इसमें रिस्क कम होता है, बहुत कम, तो रिटर्न भी इसका कम होता है। एक सिंपल सा रूल है, अगर आप रिस्क ज़्यादा लेने की कैपेबिलिटी रखते हैं तो आप रिटर्न भी अच्छा जनरेट कर पाएंगे। अगर आपके रिस्क लेने की कैपेसिटी आपकी कम है तो आप रिटर्न भी अच्छा जनरेट नहीं कर पाएंगे। स्टॉक मार्केट का एक छोटा सा नियम है, ये सबने सुना भी होगा और हर फील्ड में ये अप्लाई भी होता है। तो ये इस तरीके से है, यहाँ पे रिस्क बेशक कम है पर रिटर्न भी यहाँ पे कम ही है और के मुकाबले। सबसे मेरा फेवरेट है इक्विटी फंड। इक्विटी फंड क्या है, ये 4-5 तरीके में डिवाइडेड होता है, लार्ज कैप फंड्स, मिड कैप फंड्स, स्मॉल कैप फंड्स, मल्टी कैप और फ्लेक्सी कैप फंड्स। अब लार्ज कैप फंड्स क्या होते हैं? लार्ज कैप फंड्स वो होते हैं जो बड़ी कंपनियों के अंदर पैसा लगता है। जिन कंपनियों की मार्केट कैपिटलाइजेशन 20,000 करोड़ से ऊपर की होती है वो लार्ज कैप फंड्स कहलाती हैं। और मिड कैप फंड्स वो होती हैं जिन कंपनी की मार्केट कैपिटलाइजेशन 5,000 करोड़ से लेके 20,000 करोड़ तक के बीच की होती है, वो हो जाते हैं मिड कैप फंड्स। स्मॉल कैप फंड्स में वो कंपनी आती है जिनकी मार्केट कैपिटलाइजेशन 5,000 करोड़ से नीचे की होती है। और
ये एक तरीके से मार्केट कैप पे ये वाला डिफाइन करता है। अब देखिए इसमें भी क्या है, अब मैं आगे ही बताऊंगा कि किस फंड में आपको पैसा लगाना चाहिए आपकी ग्रोथ के हिसाब से, क्योंकि यहाँ पे यह भी रिस्क एपिटाइट बिहेवियर आपका होना चाहिए ठीक ठाक। अब लार्ज कैप फंड में अगर आपका टाइम होराइजन 3 साल से ज़्यादा का है तो आप लार्ज कैप फंड्स के अंदर जा सकते हैं, क्योंकि क्या है लार्ज कैप फंड्स में जो आपका पैसा लगता है कि उसमें वोलेटिलिटी ज़्यादा होती भी है, पर आपका जो पैसा एक तरीके से मानिए कि और इक्विटी फंड में सबसे ज़्यादा सेफेस्ट तरीका लार्ज कैप फंड्स ही है, क्योंकि लार्ज कैप फंड में क्या होता है आपका पैसा बड़ी बड़ी कंपनियों के अंदर लग रहा है। जैसे कि रिलायंस हो गया, रिलायंस की मार्केट कैपिटलाइजेशन पता है कितनी है, उसके लगभग 14 लाख करोड़ के आसपास की है मार्केट कैपिटलाइजेशन रिलायंस की। विप्रो की भी शायद 1.5-2 लाख करोड़ 2 लाख करोड़ के आसपास की शायद, या 1 लाख करोड़ के आसपास की, ध्यान नहीं है। तो ऐसी है, तो मार्केट कैपिटलाइजेशन यानी कि आपका पैसा भारत की बड़ी बड़ी कंपनियों के अंदर लगेगा, जो टॉप कंपनीज होती हैं उसके अंदर। मिड कैप फंड में आपको तब पैसा लगा सकते हैं जब आप इन्वेस्ट कर रहे हैं 5 साल से ऊपर के लिए। रिटर्न यहाँ देखो, लार्ज कैप फंड होता है एक तरीके से ना, इसे हाथी मानिए, इसे घोड़ा मानिए, इन दोनों को घोड़ा मानिए। अब हाथी की चाल आपको पता है धीरे धीरे चलती है, धीरे धीरे बहुत मंदा चलता है, पर जब घोड़ा चलता है ना बहुत तेज भागता है, ठीक है ना। तो ये स्मॉल कैप फंड, मिड कैप फंड ये वाले काम करते हैं। जब लंबे समय की बात आती है ना तो ये लार्ज कैप को पीछे छोड़ते हैं, मिड कैप स्मॉल कैप। जब मिड कैप लार्ज कैप बनती है ना तो उसका जो प्राइस अर्निंग रेशो होता है वो भी एडजस्ट होने के बाद आपको अच्छा खासा रिटर्न मिल जाता है। तो ये है। और आप मल्टी कैप फंड और फ्लैक्सी कैप फंड क्या होता है, मल्टी कैप फंड से यह होता है कि आपका जो पैसा होगा वो पहले से ही डिसाइडेड होगा कि कितने परसेंट आपका लार्ज कैप में लगेगा, कितने परसेंट आपका मिड कैप में लगेगा और कितने परसेंट आपका स्मॉल कैप के अंदर लगेगा। तो मल्टी कैप फंड से होता है। फ्लैक्सी कैप फंड में क्या होता है, फंड मैनेजर होता है, उसके पास एक अथॉरिटी होती है, एक फ्रीडम होती है कि वो अपनी कैपेबिलिटी के हिसाब से आपका पैसा इन्वेस्ट करे जहां उसको ठीक लग रहा है करंट मार्केट के देखते हुए। तो फ्लैक्सी कैप फंड में ज़्यादातर पसंद करता हूँ अगर टाइम होराइजन 7 से 8 साल का है या फिर काफ़ी लंबा टाइम होराइजन है तो मैं फ्लैक्सी कैप फंड को चूज़ करूँगा। मैं एक चीज़ लिखना भूल गया, एक होता है सेक्टरल फंड। सेक्टरल फंड होता है जो आपका पैसा किसी पर्टिकुलर सेक्टर के अंदर लगाता है। अब पर्टिकुलर सेक्टर ऐसा मान लीजिए FMCG, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, जैसे कि आप ITC का नाम सुना होगा, जैसे डव साबुन ITC बनाती है, मैरिको जैसे मैंने बताया था निहार संती अमला वो मैरिको बनाती है। तो और आपका FMCG का हो सकता है हिंदुस्तान यूनिलीवर जो लक्स बनाती है, और काफ़ी सारी हैं जो FMCG कंपनियाँ होती हैं, वो एक पर्टिकुलर सेक्टर हो जाता है, ठीक है ना, कि FMCG के अंदर मेरा पैसा लगना चाहिए, ITC, हिंदुस्तान यूनिलीवर, मैरिको। और अगर आप बुलिश हैं टेक्नोलॉजी को लेकर तो जैसे कि आपका विप्रो हो गया, TCS हो गया, और आपकी कंपनीज है जैसे लार्सन एंड ट्यूब्रोस, इन्फोटेक, काफ़ी सारे हैप्पी माइंड्रीज, तो जितनी भी टेक्नोलॉजी से कंपनी हमारे इंडिया के अंदर उन सब के अंदर आपका पैसा लग जाएगा। तो सेक्टरल फंड बहुत वोलेटाइल होते हैं, ये ऊपर नीचे बहुत काफ़ी ज़्यादा होते रहते हैं, तो पर लंबे समय के लिए वो भी बहुत अच्छा है, वहाँ पे आप अच्छा रिटर्न जनरेट कर सकते हैं। आप 17-18% का कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट वहाँ से रिटर्न आ सकता है, ठीक है ना। तो ये था इक्विटी का। मैं आपको अभी बताऊंगा कि किस तरीके से आपको अपना पैसा लगाना है आपका गोल के हिसाब से, कि आप कितना पैसा वहाँ से चाहते हैं कि वहाँ से आपका आउटकम आ सके। और थोड़ा हाइब्रिड के बारे में बात कर लेता हूँ। हाइब्रिड फंड होता है कि इसका और इसका मिक्सअप, यानी कि आपका पैसा इक्विटी में भी लगेगा, डेट में भी लगेगा, जिसमें कि इक्विटी की जो रिक्वायरमेंट होगी उसमें 60% आपका इक्विटी के अंदर जाएगा, तो 40% आपका डेट के अंदर जाएगा। पर मैं इसको ज़्यादातर प्रीफर नहीं करता हूँ ये वाला। आप इक्विटी में पैसे लगाइए। मिड कैप मेरे सबसे फेवरेट है, ठीक है ना। तो मिड कैप और आप स्मॉल कैप भी जा सकते हैं अगर आपका टाइम होराइजन ज़्यादा है। स्मॉल कैप भी नहीं, अगर फ्लैक्सी कैप फंड में भी जाएँ मिनिमम 10 साल के लिए भी आप अच्छा कॉर्पस इकट्ठा कर लेंगे। तो मैं बताऊँगा कि आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको कहाँ का पैसा किस तरीके से इन्वेस्ट करना है। अब मैं बात करना चाहूँगा कि अब आपको कितना अमाउंट चाहिए आपके पर्टिकुलर गोल के लिए और कितना आप रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकते हैं आपको उस गोल को पूरा करने के लिए। तो मैं यहाँ पे कुछ देखिए, मैंने एग्जांपल्स दिए हैं, तो आप उसको देखिएगा और समझिएगा कि किस तरीके से क्या है। अगर मेरा गोल है कार, मुझे कार खरीदनी है, ठीक है, और उस कार की कीमत है 10 लाख रुपये, और मैं एक टाइम होरिजन मान के चलता हूँ कि मैं 3 साल के अंदर मेरे को एक गोल पूरा करना है, ठीक है, तो मेरे को 10 लाख रुपये चाहिए 3 साल के अंदर। तो मैं रिटर्न जो मार्केट से एक्सपेक्ट करूँगा वो करूँगा 10% का, ठीक है। तो मुझे 24,000 रुपये पर महीना उसमें इन्वेस्ट करना होगा। 10% का मैं रिटर्न मांगे चल रहा हूँ। ये 10% आपको 12% में मिल सकता है अगर आप लार्ज कैप फंड के अंदर ले जाएंगे, ठीक है ना। आप इंडेक्स फंड भी लेंगे लॉन्ग टर्म के लिए, ठीक है, पर मैं लार्ज कैप
हो सकता है यहाँ पे, तो लार्ज कैप में आप जा सकते हैं। और आप रिटर्न जो है आप काफ़ी सारी वेबसाइट से, जैसे वैल्यू रिसर्च हो गया, मनी कंट्रोल हो गया, और आपका टिकर टेप हो गया, टिकर बाय फिनोलॉजी हो गया, आप किसी पे भी जाके चेक कर सकते हैं कि किस फंड के कितने समय में क्या क्या रिटर्न आए हैं, परसेंटेज उसके क्या क्या हैं, तो आप उस हिसाब से पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो मैंने पहला गोल लिया कार का, मेरा 10 लाख का कार है और टाइम है मेरे पास 3 साल का, तो उस गोल को पूरा करने के लिए मेरे को 24,000 रुपये पर मंथ इन्वेस्ट करने पड़ेंगे उस फंड के अंदर, जिस फंड का जो रिटर्न है वो 10% पर एनम है, CAGR 10% पर एनम, ठीक है ना। तो मैं अपनी कार का गोल अचीव कर पाऊंगा, यानी कि मेरे को अमाउंट इन्वेस्ट करना पड़ेगा उसमें 8,64,000 रुपये, ठीक है ना। ये कुछ लोग बाग EMI इस पे गाड़ी ले लेते हैं, तो वहाँ पे काफ़ी कॉम्प्लिकेशंस आती हैं, जितनी मतलब काफ़ी सारा पैसा वो एक्स्ट्रा दे देते हैं। यार चीज़ अगर लेनी है तो कुछ समय बाद ले लो, इन्वेस्ट करके, मतलब थोड़ा आराम से बैठो, सांस लीजिए, बाद में उस चीज़ को ले लीजिए। ये थोड़ा ना कि फ्री फंड की हीरोगिरी दिखाने की मैंने कार ले ली है, चाहे उसको ये नहीं पता कि वो कार उस वाले ने लोन पर ली है, क्या ली है, उससे ज़्यादा सारा इंटरेस्ट चला जाएगा काफ़ी सारा। तो मैं उस चीज़ के फेवर में नहीं हूँ। तो इन्वेस्ट करके आप चाहे भले ही चीज़ देर में आए, पर वो अपनी हो, आपका हक हो उसके ऊपर। कोई ये नहीं कहे कि एक कार तूने लोन पे ली है, बैंक वाली भी अगर आपकी किस्त नहीं गई तो आपसे ले सकते हैं वो, तो वो अलग चीज़ होगी थोड़ी। तो मैं इस चीज़ के लिए खिलाफ हूँ। होम, अगर आपका गोल है कि मेरे को एक घर चाहिए, उसकी रिक्वायरमेंट है 40 लाख रुपए, वो है ना, और आपको 40 लाख की रिक्वायरमेंट है और आपके पास 10 साल का समय है, तो आप 15,000 रुपये महीने डाल सकते हैं किसी फंड के अंदर जिसका CAGR आ रहा हो 15%। अगर आप 10 साल का होल्डर लेके चलते हैं, मेरे को शायद लगता है, मेरी बात पे मत जाइएगा, आप मिड कैप के फ्लेक्सी कैप फंड में से किसी को चूज कर सकते हैं, ठीक है ना। वहाँ पे 17-18% या 16% की रिटर्न आ सकती है। चिल्ड्रन एजुकेशन अगर आपको है, मतलब चिल्ड्रन एजुकेशन आपको फ्यूचर में अपने बच्चे की परवरिश, मतलब पढ़ाई के लिए उसको मान लो एब्रॉड भेजना है, उसी स्टडी का खर्चा आ रहा है 20 लाख रुपए, तो आपको 20 साल तक इन्वेस्ट करना पड़ेगा, और 1,000 रुपये महीना आप इन्वेस्ट करिए 20 साल तक, आप 2,40,000 रुपये इन्वेस्ट करेंगे और आप फंड से रिटर्न मांग रहे हैं 17% का, तो आपका गोल फुलफिल हो सकता है अगर उस फंड का जो मतलब आउटकम है 17% आ जाए। ये फ्लेक्सी कैप फंड में या फिर आपको स्मॉल कैप फंड के अंदर दिख सकता है। तो ये काफ़ी सारे गोल हैं, आपके गोल के हिसाब से आपकी इन्वेस्टमेंट रिक्वायरमेंट है कि मैरिज के लिए आपको 25 साल का टाइम होना चाहिए अपने बच्चे की मैरिज के लिए, तो आपको 1,000 में इन्वेस्ट करना पड़ेगा किसी 18% जिसका रिटर्न आ रहा हो किसी भी फंड का, ठीक है ना। तो कोई सा भी हो सकता है ऊपर नीचे। रिटायरमेंट के लिए आप 30 साल इन्वेस्ट करिए, 1 करोड़ रुपये अगर आपको चाहिए रिटायरमेंट के दौरान, और आप 500 रुपये महीना भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो 20% आपका बन सकता है। आपको पता है जो रिटायरमेंट होते हैं, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज होते हैं, जो रिटायरमेंट होते हैं, तो ग्रेजुटी के नाम पर सरकार इनको बहुत सारा पैसे देती है। किसी किसी को तो 1 करोड़ भी मिलता है, 1.5 करोड़ भी मिलता है, और डिपेंडिंग अपॉन उसकी पोस्ट क्या है उसको पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। तो वो पैसा वो होता है, सरकार जो हर महीने उनका जो पैसा काटती है ना, वो पैसा उनका वो इन्वेस्ट करती है, उस पैसे पे पैसा जनरेट करने के बाद अपने एम्प्लॉय को वो उसकी सर्विस खत्म होने के बाद वो पैसा उसको देती है। ये नहीं है कि सरकार के पास कोई खजाना है कि सरकार बना कर दे रही है किसी को, ऐसा कुछ नहीं है। आपका पैसा भी इन्वेस्ट होता है और वो आता है। और मैं एक बात और बोलना चाहूँगा, उसमें एडिशन करूँगा, आप इंश्योरेंस भी बहुत मस्ट है किसी भी इंसान के लिए, जो हेल्थ इंश्योरेंस और टर्म लाइफ इंश्योरेंस के ऊपर मैं अलग किसी और वीडियो में बात करना चाहूँगा। पर इंडोमेंट प्लान ज़िंदगी में मत लेना। ये जो होते हैं ना इंश्योरेंस के इंडोमेंट प्लान, आप गारंटीड प्लान होता है कि इतने समय तक आप पैसे इन्वेस्ट करिए, आपको इतने समय बाद इतना रिटर्न मिल जाएगा, वो बिल्कुल भी मत लीजिएगा, वो आपको पागल बनाते हैं। उसके अंदर सबसे ज़्यादा बेनिफिट उसका होता है जो आपका क्या बोलते हैं उसको, दिमाग से निकल रहा है, जो एजेंट होता है, एजेंट का सबसे ज़्यादा कमीशन होता है। आपको पता है जो प्रीमियम का आपका पहले साल के अंदर 30 to 40% तो वो एजेंट ही ले जाता है, जो आप प्रीमियम के नाम पर देते हैं वहाँ पर। तो टर्म लाइफ इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस का हर किसी का मस्ट होना ही चाहिए मेरे हिसाब से। और मैं बताऊंगा उसकी एक डेटेड वीडियो, और मैं ये भी बताऊंगा कि आपको घर रेंट पे लेना चाहिए या फिर अपना खुद का ओन करना चाहिए। उसमें भी काफ़ी सारे सर्कमस्टांसेस आते हैं कि घर रेंट पे लेना ठीक रहेगा या फिर हम घर किराए पे लें, सॉरी अपना खुद का ले लें। और जो भी है मैं धीरे धीरे फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन थोड़ा और प्रोवाइड करना चाहूँगा। और इससे ये है कि आप थोड़ी बहुत क्लैरिटी आपके दिमाग के अंदर आ जाए कि मेरे को पैसा इन्वेस्ट करना है। मेरी वीडियो से नहीं, आपको काफ़ी सारी वीडियो सेम इस तरीके की मिल जाएंगी, और आपका थोड़ा दिमाग खुलेगा कि किस तरीके से पैसा हमको कहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहिए जहाँ से हम अच्छा पैसा जनरेट कर सकें, ठीक है ना। तो मैं एक थोड़ा समय और करूँगा, तो मैं किसी और वीडियो में बताता हूँ क्या है, ठीक है ना। तो आज के लिए बस इतना ही।